हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज एक नया रिएक्ट का कोर्स लेकर आ चुका हूँ। ये कोर्स 5 to 6 वीडियोस के अंदर होगा और हर एक वीडियो के अंदर हम एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे और हम एक लेवल नेक्स्ट बढ़ रहे होंगे अपने रिएक्ट की जर्नी के अंदर। तो आज हम बेसिक रिएक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे कि रिएक्ट क्या है, क्यों बनाई गई, किसने बनाई, कैसे यूज होती है और कैसे जावास्क्रिप्ट से ये बेटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि रिएक्ट क्या है। रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी है, एक कंपोनेंट बेस्ड यूआई लाइब्रेरी है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज की जाती है। ये 2011 के अंदर जॉर्डन ने बनाई थी जो फेसबुक के लिए काम करता था और फेसबुक ने 2013 में इसे ऑफिशियली ओपन सोर्स कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हम ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर रिएक्ट को यूज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि जॉर्डन कौन है। जॉर्डन साइंटिस्ट है जिसने 2011 के अंदर रिएक्ट को बनाया जब वो फेसबुक के लिए काम कर रहा था। अब इसने रिएक्ट को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया कि वो डायनेमिक वेबसाइट्स को बहुत ज्यादा इजीली बना सकता था, वो इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेसेस बना सकता था। जॉर्डन ने यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का यूज किया और वर्चुअल डॉम को इंट्रोड्यूस किया। वर्चुअल डॉम की वजह से आज रिएक्ट वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरी है जो हम यूज कर रहे होते हैं एंड इसी की वजह से इस पर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव जैसे बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स बने हैं। अब हम समझते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं और वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है। इसके लिए मैं डायरेक्टली रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है रिएक्ट के अंदर। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ react.dev। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इन पर जाकर हमें पता चलेगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है। जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन अब और कीजिएगा, जब मैं किसी भी बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेज रीलोड नहीं होता। जब पेज रीलोड नहीं होता तो हमें इस तरह फील होता है कि जैसे एक सिंगल पेज है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लर्न के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यूआरएल चेंज हुआ, हम दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर हमें लोडिंग देखने को नहीं नजर आई। अब अगर मैं रेफरेंस पर क्लिक करूँ तो फिर भी देखें कोई लोडिंग देखने को नजर नहीं आ रही। इसी तरह लग रहा है जैसे हम एक सिंगल पेज पर ही हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहे हैं। अब मैं अगर अपने पुराने पेज पर आता हूँ जो रिएक्ट का पहला पेज है, फ्रंट पेज है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कोई लोडिंग नजर नहीं आई। तो रिएक्ट का एडवांटेज यही है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है और हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव होते हैं तो कोई लोडिंग नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखते हैं कि ये कंपोनेंट बेस्ड है। कंपोनेंट बेस्ड का मतलब क्या है? कंपोनेंट बेस्ड का मतलब यह है कि जब रिएक्ट नहीं बनी थी तब हम सिंपल अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी की सारी वेबसाइट्स को बना रहे होते थे एंड एक वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा कोड हो जाता, जिस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी कोड को मैनेज करने में। लेकिन इसने हर एक कंपोनेंट को, हर एक सिंगल कंपोनेंट को एक फाइल के अंदर स्टोर करवा दिया, जिस वजह से आज हम बहुत ज्यादा रिलायबल एप्लीकेशंस को यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्ट किस लिए यूज होता है सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ये फास्ट और इंटरेक्टिव यूआई इंटरफेसेस को बनाने के लिए यूज होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज होता है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। डायनेमिक डाटा मीन्स कि अगर किसी एपीआई के थ्रू कोई डाटा आ रहा है या हम कहीं पर क्लिक कर रहे हो और वहां पर ही डाटा ऐड हो रहा है लेकिन पेज रिलोड नहीं हो रहा। मैं अगर यहाँ पर आऊं और यहाँ पर मैं amazon.com खोल लेता हूँ, आप भी खोल लें amazon.com। यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास कार्ट के अंदर 0 है एंड अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, इस कैटेगरी को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया मेरे पास कुछ रिजल्ट शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ रिजल्ट शो हो गए। अब मैं यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरा पेज लोड नहीं होगा लेकिन यहाँ पर कार्ट के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख सकेंगे यहाँ पर कोई पेज रिलोड नहीं हुआ, लेकिन कार्ट का ये वाला नंबर 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैंने जैसे ही ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया, लेकिन डायनेमिकली ये डाटा चेंज हो गया और मेरा पेज बिल्कुल भी रिलोड नहीं हुआ। इस तरह से हम डायनेमिकली डाटा को चेंज कर सकते हैं, हम डायनेमिकली डाटा को लोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ये हमारा फायदा है रिएक्ट का। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देख ली, अब हम देखते हैं कि वर्चुअल डॉम क्या है।
वर्चुअल डॉम का मतलब ये है कि जो हमारी रियल डॉम है, जो हमने जावास्क्रिप्ट अगर आपने डिटेल में पढ़ी है तो उसमें हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जितने भी हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं उनको एक हायरार्की स्ट्रक्चर के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। रिएक्ट का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसने रियल डॉम की एक कॉपी बना ली जिसे हम वर्चुअल डॉम कहते हैं। अब जितनी भी सारी चेंजिंग होती है वो रियल डॉम के अंदर नहीं होती, बल्कि रिएक्ट उसे वर्चुअल डॉम के अंदर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पुरानी डॉम थी, रियल डॉम थी, उसने एक वर्चुअल डॉम बना ली। जब ये एक चेंज हुआ उसे पता चला कि चेंज एक इस कंपोनेंट के अंदर है और एक इस कंपोनेंट के अंदर है। उसने चेंजिंग कर ली है एंड उसके बाद उसने दोनों को कंपैरिजन किया, ये वाली पुरानी डॉम एंड ये वाली नई डॉम, इन दोनों को उसने कंपेयर किया और उसने देखा कि यहाँ पर सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स के अंदर ही चेंजिंग हुई है, बाकी सारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर चेंजिंग नहीं हुई। तो इनको कंपेयर करने के बाद वो रियल डॉम के पास गया एंड उसने सिर्फ उन्हीं दो कंपोनेंट्स को चेंज किया जिसके अंदर कोई डाटा चेंज हुआ है, कोई चेंजिंग हुई है, बजाय इसके कि उसने पूरी की पूरी रियल डॉम को ही री रेंडर कर दिया। उसने सिर्फ ये देखा कि कौन से दो कंपोनेंट्स के अंदर चेंजिंग हुई है, इन दो कंपोनेंट्स के अंदर चेंजिंग हुई है, तो उसने सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स के अंदर चेंजिंग की एंड रियल डॉम के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जब भी कोई चेंजिंग होगी तो वो दोबारा एक वर्चुअल डॉम बनाएगा, फिर रियल डॉम और वर्चुअल डॉम को कंपेयर करेगा एंड जो भी चेंजिंग हुई होगी सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को री रेंडर करेगा, ना कि पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को ही री रेंडर करते हैं। ये हमारा मेन एडवांटेज है वर्चुअल डॉम का जो हमें रिएक्ट देता है। हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब हम VS कोड को ओपन करते हैं और अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, आप भी VS कोड को ओपन कर लें और अब हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे लिखते थे चीज़ों को और कैसे अब हम रिएक्ट की हेल्प से चीज़ों को लिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम एक फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, एक फोल्डर को बना लेते हैं। मैं यहाँ पर पार्टीशन डी के अंदर जाता हूँ क्योंकि डी पार्टीशन के अंदर ही मैंने सारे के सारे जितना भी कोड करना है, जितना भी सारे लेक्चर्स हैं उनका कोड रखना है। ये कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट का ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं इसलिए मैंने रिएक्ट लिखा है एंड इसके अंदर हम आज पहली वीडियो बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर रिएक्ट 1 लिख देता हूँ। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया, आप भी इसको ओपन कर लें, हम साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की। तो अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं दो फाइल्स बनाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम एक index.html बना रहे होंगे और एक हम बनाएंगे script.js। script.js इंटर करता हूँ। सबसे पहले मैं HTML के अंदर बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। आज के दिन हम सिर्फ ये समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे एलिमेंट्स को बना रहे होते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट वे से अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स को बना रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ ताकि हमारे पास साइड बार हट जाए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रिप्ट और src और इसके अंदर मैं script.js लगा देता हूँ। मेरे पास ये स्क्रिप्ट लग गई है। अब मैं यहाँ पर गो लाइव के बटन पर क्लिक करूंगा और डायरेक्टली ब्राउजर पर चला जाऊंगा। अगर आपके पास ये बटन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर एक्सटेंशंस के अंदर जाएं एंड लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। यहाँ पर लिखता हूँ लाइव सर्वर, तो आप यहाँ पर लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें जिसकी हेल्प से आपके पास भी गो लाइव का बटन आ जाएगा। और भी डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं लाइव प्रीव्यू के नाम से, लेकिन मुझे यही ठीक लगती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब हम यहाँ पर गो लाइव के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकेंगे कि बिल्कुल एम्प्टी पेज नज़र आ रहा है, कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ एलिमेंट्स को बनाते हैं, क्योंकि आगे हम जब रिएक्ट कंप्लीट पढ़ रहे होंगे तो हम पूरी के पूरे एलिमेंट्स रिएक्ट की हेल्प से बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं और मैं h1 बनाता हूँ और हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आपने ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा ही होगा। बाय द वे मैंने भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट पर बनाया है जिसके अंदर हमने 2 वीडियोस में पूरी जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट किया है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने एक एलिमेंट बना लिया है h1
और हमने ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम इसी तरह से बनाते हैं। हमने यहाँ पर h1 बना लिया, h1 तो बना लिया, लेकिन ये अभी खाली है, इसके अंदर हमें कुछ लिखना भी तो पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ h1 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। और अब हमने क्या कर लिया है, इन दो लाइनों की हेल्प से हमने एक एलिमेंट बना लिया एंड उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। लेकिन यहाँ पर देखें तो कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने ये एलिमेंट बना तो लिया है, इसको रेंडर नहीं किया। रेंडर करने के लिए अब हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। कैसे? अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक आईडी बना लेता हूँ रूट के नाम से, जिसकी हेल्प से हमारे पास एक डिव क्रिएट हो जाएगी। अब आप इस आईडी का कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप यहाँ पर पेरेंट लिख सकते हैं या डिव 1 लिख सकते हैं या मेन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रूट लिख दिया है। अब मैं इस रूट की हेल्प से अपेंड करवा दूंगा इस पूरे के पूरे h1 को यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले इस रूट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रूट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैंने आईडी वहां पर दिया है रूट के नाम से, तो मैं यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख रहा हूँ। आप क्यूरी सिलेक्टर का यूज भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर रूट लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर समझ आ रही है चीजों की तो फिर भी वेल एंड गुड, एंड अगर आपको नहीं आ रही तो आप जाएं और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करें एंड उसका ट्यूटोरियल देखें, तब आपको रिएक्ट की और ज्यादा समझ आएगी। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। मैंने अब एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, इस रूट एलिमेंट को सिलेक्ट तो कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे इस h1 को अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है डॉट अपेंड के नाम से, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपेंड, एंड यहाँ पर हम अपेंड कर सकते हैं अपने h1 को, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो मेरे पास डेवलपर सफेयर नजर आ रहा है, यानी कि हमने सक्सेसफुली एक एलिमेंट बनाया एंड उसको हमने रेंडर कर दिया या अपेंड कर दिया है डिव के अंदर, जिस डिव की आईडी क्या है, रूट है। और हम अब देख सकते हैं इस अपने टेक्स्ट को, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे वीट के थ्रू एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, तो तब हम इन्हीं सारी चीज़ों को वहाँ पर देख रहे होंगे, इसलिए आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने ये सारा कुछ देख लिया कि हम इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे करते थे। अब हमें अगर किसी चीज़ को रिएक्ट की हेल्प से करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ कोड लिख रहे होंगे, लेकिन कोड लिखने से पहले हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट को लेकर आना होगा। कैसे लेकर आएंगे? अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर लिखूँ रिएक्ट CDN इंटर कर दूं तो हमारे पास एक वेबसाइट आएगी जिसके अंदर यहाँ पर ऊपर लिखा होगा CDN लिंक्स। आप भी यहाँ पर आ जाएं एंड मैं इन दो पहले लिंक्स को कॉपी कर लूंगा। कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर आया और index.html के अंदर में आया। यहाँ पर इसके ऊपर ये जो हमने script.js लिखी है, इसके बिल्कुल ऊपर ही हमने इन दोनों लिंक्स को पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों लिंक्स की हेल्प से हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं चाहूँ तो script.js के अंदर रिएक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट्स बना रहे हैं रिएक्ट की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैंने यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट किया, जैसे वहां पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया था जब हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एलिमेंट को बना रहे थे, वैसे ही हम रिएक्ट की हेल्प से जब एलिमेंट्स को बनाते हैं तो तब हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम 3 चीजें पास कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम पास कर रहे होते हैं कि हमने कौन सा एलिमेंट बनाना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ h1 कि हमने h1 बनाना है। इसके बाद हम कॉमा लगा रहे होते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को लिख रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी हमें प्रॉपर्टीज को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नल लगा रहा हूँ। इसके बाद हम बता रहे होते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर हमने क्या लिखना है। डेवलपर सफेयर लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया। अब हमने एक एलिमेंट तो बना लिया, ये हमने एक एलिमेंट बना लिया जिसके अंदर हमने टेक्स्ट भी लिख लिया, मतलब कि ये 2 लाइनें हमने कर ली हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको रेंडर करवाना होगा या प्रिंट करवाना होगा ब्राउजर पर। उसके लिए हम रिएक्ट डॉम का यूज करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो हम यहाँ पर 2 लिंक्स लाए थे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, react.development.js, उसके बाद था हमारे पास react.dom.development.js।
अब ये रिएक्ट क्या है, रिएक्ट डॉम क्या है, इसको हम समझते हैं। रिएक्ट एक सिंपल यूआई लाइब्रेरी है। रिएक्ट क्या है? एक सिंपल यूआई लाइब्रेरी है। मैं नोट्स पर आता हूँ और अब हम समझते हैं कि रिएक्ट क्या है। यहाँ पर अगर मैं नीचे चलूँ तो कुछ थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्ट क्या है। रिएक्ट एक सिंपल यूआई लाइब्रेरी है जो यूआई बनाने के लिए यूज की जाती है। और रिएक्ट डॉम क्या है? रिएक्ट डॉम कंपोनेंट्स को ब्राउजर के डॉम में रेंडर करते हैं। मतलब कि जब भी हम अपनी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तब हम रिएक्ट की हेल्प से अपने कंपोनेंट्स को बना रहे होते हैं, एंड रिएक्ट डॉम की हेल्प से हम उन्हीं कंपोनेंट्स को अपने ब्राउजर पर रेंडर करवा रहे होते हैं। अब हमारे पास एक सेम सिमिलर लाइब्रेरी आती है रिएक्ट नेटिव के नाम से। अब रिएक्ट नेटिव क्या करवाती है? ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। जैसे रिएक्ट डॉम वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज की जाती है, उसी तरह रिएक्ट नेटिव हमारे पास ये एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस एंड iOS मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज की जाती है। बहुत अमेजिंग लाइब्रेरी है, हम इसको भी आगे सीख रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो पर 50 कमेंट्स कर दिए एंड 100 लाइक्स कर दिए तो हम एक रिएक्ट नेटिव का डिटेल्ड कोर्स लाएंगे। तो हमने अब देख लिया कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट डॉम क्या है। अब हम दोबारा अपने कोड पर चलते हैं एंड अब हमने रिएक्ट डॉम की हेल्प से रेंडर करवाना है अपने इस एलिमेंट को ब्राउजर पर। रिएक्ट डॉम क्या करता है? सबसे पहले एक रूट एलिमेंट बनाता है। रूट एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो सबसे पहला एलिमेंट होगा। वो यहाँ पर index.html में से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये div बनाई थी जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए ली थी, उसी को मैं ले लेता हूँ। रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, मैंने यहाँ पर रूट को क्रिएट कर लिया और अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा? वही एलिमेंट दे दूंगा। कैसे हम एलिमेंट एक्सेस करते हैं? हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हम यहाँ पर वो आईडी दे रहे होते हैं जैसे हमने ऊपर दी थी, हम सेम एज इट इज यहाँ पर दे रहे होते हैं। अब हमने एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया एंड उसको हमने एज अ रूट बना लिया। अब इसके अंदर हम रेंडर करवा सकते हैं अपने इस H1 को, अपनी सेटिंग को। तो हम कैसे करवाते हैं? जैसे यहाँ पर हम अपेंड लिख रहे होते थे ना, वैसे हम यहाँ पर रेंडर यूज कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया रेंडर और यहाँ पर हमने इस H1 को एक्सेस कर लिया। इसके हम क्या करते हैं? लेट H1 इक्वल्स टू, इस तरह का सिंटेक्स यूज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड H1 को यहाँ पर हम रेंडर करवाते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ मैं। अगर हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर देखें, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बारी से। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया आप देखेंगे सेम वही डेवलपर सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा था। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूं तो फिर भी वही सेम डेवलपर सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है। अगर मैं ये लिखूं तो फिर भी सेम डेवलपर सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है। कंट्रोल एस करते हैं, आप देखें सेम डेवलपर सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपको मैंने इतनी सारी फंक्शनैलिटीज जो भी रिएक्ट की बताई है, हम अब इस मेथड से वो यूज कर सकते हैं। हम डायनेमिक वेबसाइट्स को बना सकते हैं, कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट्स को बना सकते हैं, लेकिन हम ओरिजिनली इस तरह अपना प्रोजेक्ट बना नहीं रहे होते हैं। रिएक्ट के अंदर हम मोस्टली वीट का यूज कर रहे होते हैं। तो हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगली वीडियो के अंदर समझ रहे होंगे। मैंने ये सारे के सारे नोट्स जो भी इस लेक्चर के थे सारे के सारे आपको नीचे दे दिए हैं। हमने ये सारा कुछ देख लिया कि हम CDN की हेल्प से कैसे अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं एंड कैसे हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं। अब हम लेवल 2 के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाएंगे एंड हम अपनी पहली रिएक्ट ऐप को बनाना सीख रहे होंगे डिफरेंट वेज में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, गुड बाय।